हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 5 होगा मेरा। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर कवर किए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का ही। आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखना, ठीक है, और उसके प्रैक्टिस शीट भी अटेम्प्ट कर लेना। आज इंटीग्रेशन का जो लेक्चर होगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का एक लिंक डालूँगा जिसमें मैंने एक ग्रुप बनाया है और इसमें आप ना डाउट्स पूछ सकते हो और मैं वहाँ पे मेंटरिंग करूँगा आपका कि यार पढ़ाई वगैरह कैसे करना है, आपका तैयारी कैसे होगा। तो आप कुछ भी वहाँ पे पूछ सकते हो और ज़रूरत की चीज़ वहाँ पे शेयर होगी, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करना, ठीक है। आज हम लोग इंटीग्रेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे कि ज़रूरत क्यों पड़ी इंटीग्रेशन की, नीड ऑफ इंटीग्रेशन, फिर कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे, फिर इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़ेंगे और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और उसके बाद फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। अब इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको मैं एक सीन या फिर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि एक यहाँ पे ना एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट बी है, एक बॉडी स्टार्ट हुआ यहाँ से, मान लो कि बॉल है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ है, कार है या कुछ भी है, यहाँ से यहाँ ए से बी पॉइंट तक जा रहा है। सोच के देखो कि ये बॉल या फिर जो भी बॉडी है वो t बराबर 0 से स्टार्ट किया है, t बराबर 0 सेकेंड से। मतलब यूँ सोच लो कि 1 बजे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे t बराबर 9 सेकेंड में पहुँच रहा है। मतलब 1:09 में यहाँ पे पहुँच गया। 1 बजे स्टार्ट किया, 0 सेकेंड हम उसको बोलेंगे जहाँ से हम टाइम को काउंट करना स्टार्ट किए और फाइनली कितना टाइम देर के बाद वो पहुंचा है। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 9 सेकंड के बाद वो पहुंच गया बी पे, ठीक है। और ये जो है ना बॉडी यहाँ से जब यहाँ ऐसे गया ना इस तरीके से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड से गया। मतलब थ्रू आउट द मोशन इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही था, 4 नहीं था, 6 नहीं था, वो 5 ही था, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो केस 1 है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ना बताओ ना बॉडी ना कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो आप बोलोगे डिस्टेंस s बराबर v इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से v कितना है, 5 है, टाइम कितना लगा, 9 सेकेंड लगा। तो आप बोल दोगे यहाँ पे बॉडी ने 45 मिनट ट्रैवल किया। मैं सीन 2 लेता हूँ, ठीक है, केस 2 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी बॉडी ना कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, बट मैं इसको 3 पार्ट में बांटूंगा। देखो इस तरीके से, लेट्स से कि बॉडी ए है यहाँ पे, ठीक है, और बॉडी पॉइंट ए पे है और पॉइंट बी पे बॉडी पहुँच रहा है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे बॉडी पहुँच गया ट्रैवल करके, इस तरीके से ट्रैवल किया और यहाँ पे पहुँच गया। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लिया है, उसका रीज़न्स है कि मैं अभी वेलोसिटी डिफरेंट लूँगा असल में। तो ये t बराबर 0 से ही स्टार्ट किया है और t बराबर 9 सेकेंड ही ट्रैवल किया है। मतलब टाइम इंटरवल 9 सेकेंड ही है। बट यहाँ पे बॉडी है ना, वो कुछ इस तरीके से चला है, ए पॉइंट से यहाँ से एक पॉइंट C पहुँचा, यहाँ पे C पॉइंट पे, और यहाँ पे एक पॉइंट D था। मतलब बॉडी A से C पहले गया है, फिर C से D गया है, फिर D से B गया है। मैं A से C क्यों बोल रहा हूँ, असल में A से C में ना मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी v1 है और उसका उसका वैल्यू है v1 है, ये 6 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड है। और C से D में v2 जो है वो है लेट्स से यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और D से B में लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। इसको मैं v3 बोल रहा हूँ। मतलब अब भी बॉडी जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से तो थ्रू आउट द मोशन नहीं चल रहा है, बट हाँ A से C में कांस्टेंट है, C से D में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, D से B में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। फिर से अगर मैं बोलूँ आपको कि आप बताओ ना डिस्टेंस जो है ना कितना चला, डिस्टेंस कितना चला, कितना A से B कितना डिस्टेंस हो गया, तो आप बोलोगे फिर से क्या करोगे, v1 इंटू यहाँ पे मैं A से C में t बराबर 3 सेकेंड है ना, मैं लिखना भूल गया, ये A से C में 3 सेकंड लग रहा है, C से D में भी 3 सेकंड लग रहा है और D से B में भी 3 सेकंड ही लग रहा है। 3 9 सेकंड हो गया टोटल। तो आप बोलोगे v1 इंटू
T1 प्लस V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू V3 इंटू T3। ओके, अब V1 कितना है 6 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 3। तो आप इसको जोड़ दोगे, बोलोगे 6 3 18 प्लस 30 प्लस 36। तो ये टोटल कितना हो गया बताओ? 36 और 18 54, और ये 30 कितना हो गया 84। तो 84 मीटर बॉडी ट्रैवल किया है सभी, तो आप आसानी से यहाँ पे निकाल पाए। बट अगर मैं ये बोलूँ कि मान लो केस 3 लेता हूँ, ठीक है, ये केस 3 भी क्या था, मैंने इसको 3 पार्ट में बांट के दिया था, 3 पार्ट है ना, और यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी ही था, ठीक है, 3 पार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन नहीं है, बट हाँ ए से बी में है, चंक में है ना, मतलब ठीक है ना, आप समझ रहे हो, ए से सी में है, सी से डी में है और डी से बी में है, थ्रू आउट द मोशन नहीं है। मैं एक तीसरा पार्ट लेता हूं, और अगर मैं ये बोलूं कि मान लो पॉइंट ए पे एक बॉडी है और ये पॉइंट बी को जा रही है, ठीक है, मान लो ए से बी यहाँ पे, ये बॉल यहाँ था और ये बॉल यहाँ पे पहुँच गया इस तरीके से। बट अगर मैं बोलूँ कि आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे उस समय जब आपको ना वेलोसिटी हर वक्त डिफरेंट दिया हो, मतलब आप देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, इस पॉइंट पे भी 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 अलग है, मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है। तो क्या आप इस तरीके से हमेशा जोड़ते रहोगे? नहीं कर पाओगे। आप कितना करोगे? थक जाओगे, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ए से बी चलने में मान लो वेलोसिटी जो है ना वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी जो दिया हुआ है फंक्शन के टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितना है 0 है, t बराबर 0 पुट करो 0 आएगा, t बराबर 1 पे कितना है वेलोसिटी 3 है। उसी तरीके से हर एक टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है। t बराबर 0.2 सेकंड पे क्या होगा, t बराबर 0.5 सेकंड पे क्या होगा वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पे अलग वेलोसिटी है। अब कैसे करोगे बताओ? अब तक तो आपको 3 वेलोसिटी थे तो 3 बार आपने जोड़ दिया, बट बताओ कि अगर इनफाइनाइट वेलोसिटी है, इनफाइनाइट नंबर मतलब इनफाइनाइट टाइप का वेलोसिटी है, कभी 0, कभी 3, कभी 4, कभी कुछ, कैसे करोगे? कितना जोड़ोगे? थक जाओगे आप। यहां पे आ गया नीड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि यहां पास का कोई वेलोसिटी v रहा होगा, कुछ भी वेलोसिटी रहा होगा, है ना, और बोलेंगे बॉडी ना यहाँ पे छोटा सा dt टाइम के लिए चला होगा। कितना? dt टाइम, एकदम छोटा सा टाइम के लिए चला होगा। और मैं ये बोलूंगा कि ये वेलोसिटी v है ना, या इस लाइन से इस लाइन जाने तक में चेंज नहीं किया, छोटा सा टाइम के लिए बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो ds होगा, क्या होगा ds क्या चीज? ds मतलब छोटा सा डिस्टेंस, क्या छोटा सा डिस्टेंस, ये कितना होगा बताओ? अगेन हम सिंपली क्या करेंगे, v इंटू टी करेंगे। यहाँ पास का वेलोसिटी कुछ रहा होगा, वो कुछ पता नहीं है अभी क्या हो, 50 है 60 है, कितना है, कोई एक रैंडम वैल्यू होगा, वो कुछ तो होगा, तो मैं बोलूंगा ये v होगा। और कितने देर के लिए चला? dt के लिए चला, तो मैं बोलूंगा ds कितना है v dt है, मतलब ये वाला डिस्टेंस है ना ds, तो ds कितना है v dt। तो अगर मैं बोलूं कि यार आपको ना इसी तरीके से हरे यहाँ पास का ds मिल गया, यहाँ पास का भी ds आपको पता करना पड़ेगा, यहाँ पास का भी ds पता करना पड़ेगा, यहाँ पास का भी ds पता करना पड़ेगा, तो a से b में हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ना उसको ना इस तरीके से लिखते, देखो मतलब मान लो अगर यहाँ पास का वेलोसिटी क्या होता, v1 होता, यहाँ पास का क्या होता, v2 होता, यहाँ पास का क्या होता, v3 होता, इस तरीके से यहाँ पे vn होता, इस तरीके से यहाँ पे v4 होता। तो आप क्या करते पता है, इसको आप इस तरीके से लिखते हो, वहाँ पे ऐसे करते, यहाँ पास का v1 इंटू dt करते, v1 dt छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पे निकलता, फिर क्या करते, कोई दूसरा पॉइंट पे कुछ दूसरा वेलोसिटी होता, वो भी कुछ छोटे से टाइम के लिए चलता, v2 इंटू dt करते, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करते, v3 इंटू dt करते, इस तरीके से आप चलते vn इंटू
dt करते, मतलब जितना पॉइंट होता हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी लिखते और छोटे छोटे टाइम पे मल्टीप्लाई करके लिखते, इस तरीके से लिखते, ठीक है ना। तो इसको डिस्क्रीट इंटीग्रेशन बोलते हैं, डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट टाइप का चीज हो गया, एक एक पॉइंट पे अलग अलग को जोड़ दे रहे हैं, तो यही इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, इसी को जो है ना, ये वाला चीज जो मैंने लिखा ना, ये वाला चीज, इसी को मैं क्या करूंगा, अब इसको है ना ds को क्या करेंगे, इसको जोड़ना है, ये vtt यहाँ पास क्या है, तो इसको जोड़ देंगे, a से b के बीच में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा अगर इसको इधर भी इंटीग्रेशन लगा दे, ऐसे ऐसे, मतलब इसका साइन होता है जोड़ने का, ये जोड़ने का मतलब हो रहा है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ये जोड़ेंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग लिख दिए थे, तो यही फॉर्म है ये जो है ना, ये वाला चीज इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये चीज है। ये आप ना एक चीज को जोड़े, v इंटू डी टी, ds लिखे, इतना सा निकला, तो हर एक को तो करोगे ना, तो ये v जो है ना हर एक पॉइंट का वेलोसिटी आ जाएगा, dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा, फिर ये हम लोग बोल देंगे कि ds का इंटीग्रेशन s है, फिर ये, तो ये चीज़ है, यहाँ पे ज़रूरत पड़ा इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा कि अगर, तो फिर आप क्या करते हैं, अब ds है, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, छोटा सा डिस्टेंस का टोटल इंटीग्रेशन करोगे तो क्या टोटल डिस्टेंस निकलेगा, तो इसका ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया, s, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, क्या टोटल डिस्टेंस a से b में, ठीक है, या s इंट a b बोल दो, a से b तक में, ठीक है। और v dt है, तो v क्या था आपका 3t था ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3t लिखोगे, मैंने v का वैल्यू पुट किया है 3t, और यहाँ पे dt है, यहाँ पे dt है, इसका इंटीग्रेशन, ये देगा आपका डिस्टेंस, ये देगा आपका डिस्टेंस बिटवीन a टू b। अब यहाँ पे जरूरत पड़ी यार, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आया, ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आया, अभी मैंने देखा कि यार v s कितना आया, इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt आया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो एक फॉर्मूला आया यहाँ पे इंटीग्रेशन का, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मूला है, देखो मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, इस तरीके से है ना, इस इंटीग्रेशन साइन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx विल बी इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। और साथ में एक क्या आएगा, एक कांस्टेंट भी आता है, तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसे मैं बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे मैंने x लिखा है, यहाँ पे t हो सकता है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे t भी हो सकता है, कुछ दूसरा वेरिएबल हो सकता है, जैसा मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था, ठीक है। तो t का पावर n होता, तो t का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट होता, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 1 में लेता हूँ। मान लो मैं दे रहा हूँ एक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ, आप बताओ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एस स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू ds, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, x का पावर n था, तो यहाँ पे n क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x n कितना है, 2 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, और एक कांस्टेंट आएगा c, ठीक है। तो इसका जो इसका आंसर ये हो जाएगा x का पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है। तो इन्होंने ये बोला कि हम लोग ना इसको इस तरीके से कर सकते हैं, हम ना इस चीज़ को ना x का पावर n है ना, x का पावर n को fx बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्मॉल f, एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा fx, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, ये जो है ना इंटीग्रेट होगा, fx इंटीग्रेट होगा dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मिलेगा क्या, ये कैपिटल fx मिलेगा, मतलब x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 को कैपिटल fx बोलेंगे, और यहाँ से एक c आएगा, तो ये चीज़ है।
मैंने ऐसे बता दिया, किताबों में ऐसा लिखा हुआ रहता है तो आप कंफ्यूज मत होना। इसी तरीके से फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो कुछ मिलता है प्लस सी होता है। तो अगर इसमें मैं बोलूँ कैपिटल एफ एक्स क्या है, तो x³ हो जाएगा, ये कैपिटल एफ एक्स है, ठीक है। और ये x² कौन क्या है, स्मॉल एफ एक्स है, क्या है, स्मॉल एफ एक्स है। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ और बताया था आपको कि ना इंटीग्रेशन जो होता है ना डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। मतलब ना आप ना किसी इंटीग्रेटेड फॉर्म को आप डिफरेंशिएट कर दोगे ना तो वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं देखो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला क्या, ये मिला ना, क्या मिला, इसका इंटीग्रेशन मैंने किया, इंटीग्रेशन ऑफ x² का, तो मिला क्या, मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ x² किया dx के रिस्पेक्ट में, मेरे को मिला क्या, x³ + c मिला, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ना अगर आपको इस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट, अब ना जो मिला ना इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, इस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये क्या होगा, n(x(n-1) मैंने बताया था, n(x(n-1) तो 3 - 1 तो 2 आएगा अपॉन 3। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो 3 3 कट गया, x², वापस से फंक्शन मिल गया, वापस से fx मिल गया ना। तो यही चीज़ है, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म को आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो वापस से वही फंक्शन मिल जाएगा जिससे वो इंटीग्रेटेड फॉर्म बना था, ठीक है। तो ये जस्ट रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन के। अब देखो इस चीज़ को देखो आप, इसका आंसर मेरे को निकालना था, हम लोग इसी का बात कर रहे थे ना, इसी का बात कर रहे थे, कैसे निकलेगा। तो एक चीज़ आप देख लो, एक रूल आगे मैं अभी बताऊंगा, एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, मल्टीपल रूल होता है, मतलब कांस्टेंट अगर लगा हुआ है तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन का, जैसे डिफरेंशिएशन में आया करता था। तो अगर मैं s बोलूँ अभी यहाँ पे इस चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए बोलूँ, ठीक है, तो s क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, ये रूल अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैं नीड ऑफ इंटीग्रेशन बता रहा था इसलिए रूल अभी नहीं बताया था, वो आगे मैं बताऊंगा। तो ये 3 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होगा t dt, t को आप सोचो x की तरह है, dt को dx की तरह सोचो, तो आप देखो क्या लिखोगे, 3 t का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये चीज़ है ना, अब इसका ये चीज़ है यहाँ पे है ना, इस चीज़ को मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा, t² / 2 होगा, क्या होगा, t² / 2, और एक कल प्लस कांस्टेंट भी आता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये तो 3 तो बाहर था, तो मैं यहाँ पे ऐसा करके एक ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है, 3 बाहर में है ना। अब देखो क्या होगा, बस इस तरीके से आप यहाँ पे लगा दोगे और यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, लिमिट 0 से लेके 9 तक, ठीक है। मतलब यहाँ पे चूंकि ये मैंने अभी पिछले बार एग्जांपल में क्या था, 0 सेकंड से स्टार्ट हो रहा था और 9 सेकंड तक जा रहा था, तो 0 से स्टार्ट हो रहा था 9 सेकंड तक जा रहा था, ये इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में मैं डेफिनेट इंटीग्रल बताऊंगा, उस वक्त बताऊंगा ये चीज़ लिमिट कैसे पुट करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक थोड़ा सा नीड ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे बता के छोड़ दिया, आंसर मैंने अभी नहीं निकाला, ठीक है। ये छोटा सा चीज़ आप बाद में भी कर लोगे इसको, बट आपको ये पता चल गया कि नीड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। अब क्या करता हूँ मैं, 1-2 और एग्जाम्पल कराता हूँ इस पर, ठीक है। आप ना इस तरीके से कर लो, आप अब बताओ, एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, आप इसका इंटीग्रेशन करके बताना, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ √x का। अब इसका करके दिखाओ आप क्या होगा। तो आप देखो इसको आप क्या लिखोगे, ठीक है, इसका करके दिखाना है, ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, x का पावर कितना है, ये असल में क्या है, ये 1/2 है, तो ये स्मॉल f(x) है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है dx, ठीक है। तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा आंसर, x का पावर n+1, तो n क्या है 1/2 + 1 करेंगे और 1/2 + 1 करेंगे और एक प्लस c आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 और ये क्या है 3/2 + c, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से मैं बोलूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप कुछ भी कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5 कर लो dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल, x का पावर 6/6 हो जाएगा, +1 अपॉन n+1 अपॉन x का पावर n+1 अपॉन n+1 और एक प्लस c भी आएगा, तो c लगाना मत भूलना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से मैं बोलूँ, अगर आप ना एक और एग्जांपल लो,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x करो dx, तो इसका क्या आ जाएगा, असल में ये है क्या, x का पावर 1/2 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना x का पावर 1/2, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये x का पावर -1/2, ठीक है। तो ये असल में ना x का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 dx है, ठीक है। बस तो फिर n क्या है, -1/2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। तो इसका बस आप वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा +1 + c आंसर, ठीक है। बहुत आसान है ये, ठीक है। ये हो गया, मैंने एक फॉर्मूला बताया और उसके ये करा दिए, एग्जाम्पल्स करा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक का और लॉग का, उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, इसको समझते हैं क्या है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ अगर कॉस दिखेगा तो ये साइन होगा, ठीक है। अगर k मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर ये 2x टाइप का चीज़ होगा, लाइक cos 2x होगा, तो 2 ना बाहर में नीचे में आ जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल में हम लोग वो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट के बाहर में मल्टीप्लिकेशन में लाते थे ना, बट इसमें यहाँ डिवाइड के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और एक +c भी आएगा, तो cos kx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin kx/k + c हो जाएगा। sin kx का -cos kx/k आएगा, k नीचे आएगा +c। असल में इसलिए हो रहा है ना, इसका उल्टा करो आप, ये कैपिटल Fx है, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का cos kx होगा, 1/k तो बाहर है, तो 1/k बाहर ही रहेगा। cos kx क्या है, sin kx का क्या हो गया, cos kx हो गया, और फिर अंदर का करेंगे तो k बाहर है, k मल्टीप्लाई भी होगा, और +c का तो 0 होता है, तो k के कट जाएगा, तो वापस से क्या मिल गया, cos kx ही मिल गया, स्मॉल fx मिल गया, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो वापस से ये मिल जाएगा। तो सारा का आप करके देखना, डिफ्रेंशिएशन में मैंने फॉर्मूला बताया था, इसका करके देखना तो सारा यही चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। एक चीज़ और है 1/x का, क्या चीज़, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और एक +c होता है। वापस से इसको डिफ्रेंशिएट करो, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। इसका क्या होता है 1/x, और c का क्या होता है 0 होता है, तो 1/x मिल गया, स्मॉल fx, मतलब कैपिटल fx, ये क्या है कैपिटल fx, और ये क्या है स्मॉल fx, जो मैंने पहले बताया था। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस से वही स्मॉल fx मिल जाता है। तो इस तरीके से होता है, साइन के x का माइनस कॉस होता है। तो देख लो, मैंने बताया था c पे माइनस होता है, तो यहाँ पे है c के पीछे माइनस है, c के पीछे माइनस है, c के पीछे माइनस है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये बताया था डिफरेंशिएशन का। तो आप इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, ठीक है। आप ना एक एग्जाम्पल कर लो, अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल 1, आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x क्या होगा, dx आएगा। इसका क्या होगा बताओ, यहाँ से फॉर्मूला देख लो, sin 2x है, तो देखो sin k के जगह में क्या है 2, इसका इंटीग्रेशन क्या है -cos kx/k है। तो इसका देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos 2x/2, और एक प्लस में c भी आएगा। देख लो ये 3 नंबर, इस पे देखो साइन, ठीक है, ये आ जाएगा। इतना सिंपल है। उसी तरीके से मैं बोलूँ, एक और लेते हैं इसका एग्जाम्पल, cos x/2 ले लो, cos x/2 ले लो। एग्जाम्पल 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos x/2, ठीक है, dx। cos के अंदर में x/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ठीक है। तो देखो ये क्या है sin kx, ठीक है। तो sin x/2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर क्या आता है sin kx लिख दिया ना, sin kx, cos kx था, sin kx लिख दिया, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1/2, और एक +c आएगा, तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो ये 2 ऊपर में आ जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 sin x/2 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, ये मैंने इधर एग्जाम्पल बता दिया आपको। तो रूल ऑफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, 3 रूल मैं बताता हूँ, सिंपल फटफट से बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, पहला नंबर रूल है, ये इस तरीके से है। देखो, अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा के कांस्टेंट बाहर आएगा, ये मैंने पहले एग्जांपल बताया है अभी। ठीक है, शुरू में बता रहा था, नीड ऑफ इंटीग्रेशन में मैं बता रहा था। तो के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, इसका होगा, मतलब ये कांस्टेंट जो है ना वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। ये एक रूल होता है। ठीक है, दूसरा रूल है, मतलब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, क्या हो जाएगा, ये 4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x²/2 प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। ठीक है, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, या फिर इसको एडिशन रूल वाला भी बोलते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में किए थे कि अलग अलग तोड़ करके किए थे। ठीक है ना, तो एडिशन रूल भी बोल दो, या फिर इसको लोग ऐसे भी बोलते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। बेसिकली अलग अलग करना है इंटीग्रेशन। मान लो ऐसा मैं बोलूँ कि आप ना इंटीग्रेशन करो, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2 फंक्शन दिया हुआ है, मान लो एक एफ एक्स है प्लस या फिर माइनस, और एक कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन है, 2 फंक्शन है जुड़े हुए, एक प्लस से या फिर माइनस से। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है, अलग अलग कर दो बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। ठीक है, या प्लस या माइनस, या फिर इसको बोल सकते हैं जी एक्स डी एक्स, मतलब बेसिकली अलग अलग कर देना है। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इस तरीके से, मान लो 2 फंक्शन है, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स ही है, ऐसा नहीं कि 2 फंक्शन का मतलब एक टी है तो एक्स है, नहीं ऐसा नहीं, अलग अलग फंक्शन है। इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब इसमें एफ एक्स क्या है, x² और जी एक्स क्या है, x, माइनस नहीं सिर्फ प्लस है। ठीक है, तो माइनस भी हो सकता है, इसका क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, x³ by 3, तो इसका एक c1 आएगा इसके साथ में प्लस c1। ठीक है, फिर प्लस इसका करेंगे x²/2, और इसका एक कांस्टेंट कुछ होगा c2, हर बार इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आता है ना। ठीक है, तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे पता है, अब ना c1 और c2 को बोलेंगे c1 प्लस c2 को एक कैपिटल C बोल देंगे, तो इसको यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इतना कांस्टेंट अलग अलग दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो C1 और C2 को मिला के हम लोग लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका इंटीग्रेशन, अलग अलग कर दो, x³/3 और x²/2, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। 2 मैंने रूल बता दिया। उसी तरीके से आप एक इसका एक और रूल होता है, इस जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या चीज, तीसरा नंबर क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ वैल्यूज लगाएंगे। देखो कैसे करेंगे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इस रूल को बताने से पहले मैं एक छोटा सा ना एक एग्जांपल लेता हूं, जो कि आपको इस रूल के बिना भी बना लोगे आप उसको। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं इधर में करते हैं, इस चीज़ को इधर करते हैं। ठीक है, वो चीज़ उधर है। अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बोलूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 2 का इंटीग्रेशन करके दिखाओ आप।
इस तरीके से। तो आप क्या लगाओ, फट से क्या करोगे, वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ये क्या है, कैपिटल एक्स टाइप का चीज़ है ना। ये क्या है, 3x + 2 एक कैपिटल एक्स मान लेंगे, है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, कैपिटल एक्स n+1 डिवाइड बाय n+1 कर देंगे, +c कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या करोगे आप फाइनली, 3x + 2 का पावर n+1, तो इसमें क्या है पावर, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2 + c, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक 3 डिवाइड भी आएगा, बात समझ रहे हो, 3x + 2 का स्क्वायर/2। और मैंने बोला था ना कि x से पहले अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो डिवाइड में आता है, तो यहाँ पे एक 3 डिवाइड में भी होगा, तो यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 × 2 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते थे, बट आप देखना आपने ये वाला फॉर्मूला कब लगा पाए पता है, जब ना ये एक लीनियर फॉर्म था। 3x + 2 क्या एक लीनियर है, क्या है ये लीनियर वाला चीज़ है। 3x + 2, 3x + 3, 4x + 2 स्क्वायर नहीं है, यहाँ का पावर x का क्या है, x का पावर 1 है। अगर ये 2 होता, 1/2 होता, यहाँ पे फिर दिक्कत आता, फिर आप ना इस तरीके से नहीं कर सकते थे। इस तरीके से आप करते ना तो आंसर नहीं आता। असल में क्या है ना, आप वापस से इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये कैपिटल f(x) है, कैपिटल f(x) है ना, ये इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वापस आपको यही मिल जाएगा। देख लो, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो nx n-1 करोगे ना तो यही चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर ये क्वाड्रेटिक टाइप का चीज़ होता, x का पावर 2 होता, x का पावर 3 होता, तो वापस से जब इस कैपिटल f(x) जो आप करते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप करते, ये वाला अप्रोच लेते और एक कैपिटल f(x) आता, फिर वापस जब डिफ्रेंशिएट करते ना तो ये चीज़ नहीं मिलता। इसलिए ना जब ना क्वाड्रेटिक या लीनियर वाला नहीं रहा, सिर्फ लीनियर फंक्शन नहीं, कोई दूसरा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कोई और फंक्शन है, तो उसमें ना सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ठीक है, तो आपका इसका ज़रूरत यहाँ पे महसूस होगा। मान लो आपको मैं एक ये सब्स्टिट्यूशन वाला जो रूल है उसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है इस तरीके से, मान लो आप ना इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, इतना लंबा नहीं, 1 + x² 2x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब इसमें ना ये वाला जो है ना x का पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 फार्मूला नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। लीनियर के केस में वैलिड हो रहा था, ये लीनियर नहीं, इसके केस में ये वैलिड नहीं होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, 1 + x² को ना कुछ मान लो, ये जो है ना 1 + x², इसको कुछ मानो। ठीक है, तो लेट, मैं क्या बोलूँगा, लेट y बराबर, मतलब 1 + x बराबर 1 + x² को कुछ मानना है। ठीक है, y मानना है, क्या मानना है, y, या कोई दूसरा वेरिएबल भी मान सकते हो। ठीक है, तो मतलब इसको अब मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, y बराबर 1 + x² लिख सकते हैं ना, इसको इधर कर दिए, उसको उधर कर दे। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये dy/dx, मतलब y का डिफ्रेंशिएशन करना है x के साथ में, तो dy/dx हो गया, बराबर 1 का तो 0 होता है, और ये क्या होगा 2x। ठीक है, x² क्या होता है, 2x होता है ना, तो ये क्या होगा, 0 को हटा दो, प्लस को हटा दो, ये हो गया। अब फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, dy को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2x dx लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या करो आप, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2x dx को वहाँ जाकर पुट कर दो। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन था ना वो इस तरीके से दिखेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ रूट था, तो रूट रहेगा, 1 + x² क्या था, y था, मतलब हम ना वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। अब की बार x के मतलब x का इंटीग्रेशन होता, मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, बट अब क्या कर रहे हैं ना, हम वेरिएबल चेंज करके y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये रूट वाला चीज़, ये हट के एक सिंपल वे में हो जाए, सो दैट कि हम इंटीग्रेशन कर पाए। ठीक है, तो √1 + x² है। ठीक है, तो √1 + x² का वैल्यू क्या है, मतलब 1 + x² क्या है, y है, तो ये y लिख सकते हैं यहाँ पे, और 2x dx क्या है, dy है। अब देखो आप नहीं कर सकते हो इसका, √x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, √x dx, तो इसका √y dy है, सिंपल। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y 1/2 है ना पावर, तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये 3/2 आ जाएगा, अरे +c आ जाएगा, 1 का y का पावर 1/2 है, 1/2 + 1 3/2 और 3 नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, आप ना y का जगह में वैल्यू पुट करना 1 + x², तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, y का जगह में वैल्यू पुट करेंगे ना x, क्योंकि आंसर क्वेश्चन तो x के फॉर्म में था ना, तो ये हो जाएगा 1 +
एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है, और 2/3 ऐसे प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन का एक अच्छा सा एग्जांपल दिया था। अब क्या करता हूं मैं, एक दो एग्जांपल कराते हैं, आप इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। अगर मैं बोलूं, अब ये हटा दो, ठीक है, एक दो एग्जांपल कर लो आप, अच्छा, ठीक है, अच्छा लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, आप ना इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाओ। अब आ गया यहाँ पे स्क्वायर। अब क्या है ना, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बताया था ना, वो चीज़ लगेगा। देखो मैंने बताया था कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करो आप, मैंने बताया था ना, यहाँ पे होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर कर दो तो माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते थे। इसको कॉस स्क्वायर, इसको आप क्या करो ना, कॉस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर लिख दो। अब की बार इसको लिख दो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, इधर माइनस है इस तरीके से, और इधर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये क्या आ जाएगा पता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये तीनों फॉर्मूला काम का चीज़ है। ठीक है, तो अब देखो आपको ज़रूरत क्या है पता है, मेरे को क्या करना है पता है, इस स्क्वायर को हटा के एक थीटा के टाइम में लीनियर के फॉर्म में लाना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है ना, यहाँ पे पावर 2 है लेकिन पावर 1 टाइप का चीज़ लाना है। तो मैं बोलूँगा कि इस तरीके से बोलूँगा, cos 2 थीटा -1 को इधर ले आओ, यहाँ पे क्या -1 +1 हो जाएगा अपॉन 2 = cos स्क्वायर थीटा। मैं ये लिख सकता हूँ ना, -1 को इधर ले आया तो cos 2 थीटा +1 हो गया। ठीक है, cos 2 थीटा के साथ में है, ये +1 अलग है, मतलब थीटा के साथ में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से +1/2 आ गया। तो cos स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे इसको। देखो अब क्या है, थीटा है, यहाँ x है, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x + 1/2। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अब ये अलग अलग कर लेंगे, देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये k के टाइप का चीज़ है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और ये cos 2x + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, cos 2x + 1 का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। तो बताओ इसका, अब आपको पता है ना cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा sin 2x/2, क्योंकि 2 यहाँ पे है तो यहाँ 2 नीचे आ जाएगा, तो sin 2x/2 आ गया, और 1 का क्या होता है x हो गया। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। और अगर मैं इसको बोलूँ इसका डिफरेंशिएशन करो sin 2x/2 का, तो cos 2x और 2 बाहर में मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से वापस से cos 2x आ जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो वापस यही मिल जाएगा, इसलिए cos sin 2x/2 आएगा। मैंने फॉर्मूला भी बताया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया आपका। ठीक है, और एक क्या आएगा यहाँ पे आपका +c भी तो आता है, एक c1 आया एक c2 आया, दोनों को मिला के c1 + c2 को क्या कर दिए हम c लिख दिए। ठीक है, तो ये चीज़ था, इसका इंटीग्रेशन हो गया। उसी तरीके से आप क्या करना ना, साइन स्क्वायर का ट्राई करना। ठीक है, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है। ये है ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर dx का ट्राई करना। cos स्क्वायर x का मैंने बता दिया, साइन स्क्वायर dx का आप करना। तो आपको ना ये चीज़ यहाँ से दिखेगा, ये यहाँ से साइन स्क्वायर को आप ना cos 2 थीटा के टर्म में लिखना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा आ जाएगा, 1 - cos 2x/2 आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इस तरीके से कर लेंगे, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं थोड़ा सा डेफिनिट इंटीग्रल बता देता हूँ। डेफिनिट
डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल कुछ और नहीं बल्कि जो मैंने अभी बताया ना, जो पहले बताया ना, अभी जितना इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया वो इनडेफिनेट था। क्या था पहले जो मैंने बताया ना, वो इनडेफिनेट था, उसमें लिमिट नहीं था। इसमें लिमिट आ जाएगा। जो मैंने नीड ऑफ इंटीग्रेशन में जो मैं बता रहा था ना कि 0 से 9 सेकंड तक आ रहा था, वो टाइम नहीं देता, इनडेफिनेट हो जाता। लिमिट लगा रहा था 0 से 9, वो डेफिनेट था। तो ये क्या है बेसिकली, ये कुछ और नहीं, डेफिनेट ऐसा कुछ है। इसको इस तरीके से समझते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं एक फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब करके देखा हुआ आप dx, बट मैं इसमें ये अगर इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या होता, x का पावर 4/4 होता, बट इसमें लिमिट लगा दे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं बोला हूँ आप ना 2 से लेके 4 तक इसको इंटीग्रेट करो, यही डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 4/4 प्लस c। अब यहाँ पे लिमिट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, लिमिट 2 से 4। बस याद रखना डेफिनेट इंटीग्रल में ना जब आप करोगे ना कैलकुलेशन, तो मैंने अभी c दिखाया है, आप वहाँ c मत दिखाना, वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती इसके, नो c। क्यों, यहाँ पे c कट जाता है असल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बात को। देखो आप क्या करो ना, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। अब इसको, इसका वैल्यू कैलकुलेट मैंने नहीं किया था ना वहाँ पे, इसका वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो, इसका अपर लिमिट को पुट करो, माइनस करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो, इस तरीके से। देखो 4 कहाँ जाएगा, x में जाएगा, तो 4 का पावर 4, x में 4 चला गया अपॉन 4 प्लस c में तो जाएगा नहीं 4, लेकिन ये लिखाएगा। ठीक है, माइनस 2 कहाँ जाएगा, 2 का पावर 4 अपॉन 4 प्लस c में तो 2 जाएगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, प्लस c, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो ये कट जाता है c, ये c कट जाएगा, c माइनस c कट जाएगा। तो कांस्टेंट जो है ना c, वो कट जाता है डेफिनेट में, इनडेफिनेट में वो रहता है, डेफिनेट में कट जाता है। इसलिए लोग दिखाते नहीं है इसको c को, बट मैं बता रहा हूँ वो क्यों कटता है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें फिर वहाँ पे लोग बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसलिए अभी ये चीज़ को बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा आप कर लेना। जो 64 माइनस 4, आंसर इज 60। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, ये डेफिनेट मैंने बता दिया। तो आपको जो मैंने वो जो नीड ऑफ इंटीग्रेशन में बता रहा था, उसमें इंटीग्रेशन मैंने पुट किया था ना, आप याद करो। नीड ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने अभी स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, इसका इंटीग्रेशन करना था, 3t का करना था dt के रिस्पेक्ट में 0 से लेकर 9 तक। नहीं कर लोगे, सिंपल है, 3 बाहर आएगा इंटीग्रेशन से। किसका होगा इंटीग्रेशन, t का dt के रेस्पेक्ट में 0 से 9, इसका t²/2 आएगा। क्या आएगा, t²/2। ठीक है, प्लस c नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी डेफिनेट है, मैंने बताया c नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 2 किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा 0 से 9। ठीक है, क्योंकि t किस में, ये जो लिमिट है 0 और 9 वो किस में जाएगा, t² में जाएगा ना, तो वो 2 को वहाँ पे रखने का कोई ज़रूरत नहीं, उसको बाहर कर दो, कैलकुलेशन आसानी हो जाता है। ठीक है, तो बस ये क्या हो जाएगा, 3/2, 9 जाएगा 81 होएगा माइनस 0। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, 81 × 3/2 आंसर। तो ये चीज़ है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मैंने इसका ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बता दिया। अब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का ना एप्लीकेशन बताता हूँ। ये असल में ना एरिया अंडर द कर्व होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो एरिया अंडर कर्व होता है। ये मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ, ये काइनेमेटिक्स में इसको पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। काइनेमेटिक्स और जगह भी यूज़ हो सकता है ये। ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। ये बेसिकली एप्लीकेशन है
डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो मैं अगर आपसे ऐसे बोलूँ कि आप ना ऐसा करो, इस तरीके से आप क्या करो, हमेशा की तरह एक y है, ये x है, ये y इक्वल टू एक फंक्शन है, ठीक है, मतलब इस तरीके का कोई फंक्शन है ऐसा, ठीक है, यही है y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब जिस तरीके से x डाल रहे हो y मिल रहा है, यहाँ x डाल रहे हो y मिल रहा है, तो इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स मिलके ये एक कर्व बना लिया है। तो मैं अगर बोलूँ इस फंक्शन का ना आप इंटीग्रेशन करो a से लेके b तक, मान लो एक पॉइंट a है यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट b है, ये a 4 हो सकता है, ये b 10 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, एक कांस्टेंट वैल्यू a से b तक में इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा ना वो एरिया अंडर द कर्व ही आ जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y, या फिर y बराबर एफ एक्स है तो एफ एक्स डी एक्स ए से लेकर b तक, ये क्या आएगा, ये बराबर आ जाएगा किसके, एरिया के, एरिया अंडर कर्व। ये भी मैं दिखाता हूँ ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आप क्या करो, आप ना कोई एक मोटा सा स्ट्रिप लो यहाँ पे, इतना मोटा, ठीक है, डेल्टा एक्स कितना, डेल्टा एक्स बड़ा है, डी एक्स से बड़ा होता है ये, तो इसका एरिया क्या हो सकता है, आप बोलोगे इसका एरिया भैया इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये वाला एरिया और ये जो छोटा सा एरिया है ना वो वाला एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पास का एक कोई x है, ये मान लो यहाँ पे कोई x है, इस पॉइंट का x, तो इसका एफ ऑफ एक्स क्या है, y है, ये वाला हाइट है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला एरिया का बात करूं, ठीक है, ये वाला एरिया जिसको a1 बोल रहा हूँ, ये वाला एरिया को, तो a1 क्या आ जाएगा, a1 क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास का हाइट क्या है, y है, y है ना, x पे हाइट y है, और ये क्या है, ब्रेथ डेल्टा x है, तो ये a1 एरिया होगा। और प्लस कुछ और एरिया ये वाला आना चाहिए, ट्राइंगल वाला एरिया, तो ये होगा इसका एरिया टोटल, ठीक है, ये a1 है, y dx a1 है, और ये वाला कुछ a2 है, छोटा सा एरिया, ठीक है, a2। तो ये आपको देगा एक स्ट्रिप का लेंथ, एक बड़ा सा डेल्टा x मैंने लिया इतना का, ठीक है। बट अगर मैं ये बोलूं कि आप क्या करो ना, आप ना इतना बड़ा मत लो, ठीक है, मान लो a से b तक में आप सोच रहे थे कि यार a से b ये लेंथ कितना था, 10 था, ठीक है, मान लो ये 2 था और ये b कितना था, 12 था, तो ये 10 लेंथ था, 10 मीटर था, ये 10 सेंटीमीटर था, और आप चाह रहे थे 10 सेंटीमीटर में ऐसा ब्लॉक आप 5 पीस बनाना चाह रहे थे, ठीक है, क्या बनाना चाह रहे थे, 5 पीस बनाना चाह रहे थे। तो आप क्या करते, डेल्टा एक्स का लेंथ क्या होता उस वक्त, फिर अगर ये a से b 10 है, ये 2 था, ये b कितना था, 12 था, तो a से b जो लेंथ था l वो कितना था, 10 था, और आप चाह रहे थे कि 5 पीस हम ऐसा ब्लॉक करें, तो एक का कितना होता लेंथ, 2 होता कि नहीं, 2 मीटर होता, अगर ये 10 मीटर है तो, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करते, b माइनस ए अपॉन क्या करते, कितना चाह रहे थे आप, n नंबर चाह रहे थे, ठीक है, तो ये कितना आता, डेल्टा x आता, मतलब ये समझ लो कि b माइनस ए मतलब 10, और ये n 5 पीस चाहते हैं आप, 5 पीस ऐसा ब्लॉक चाहते हैं, तो यहाँ पे 5 पुट करते, 10/5 तो 2 आता, 2 मीटर का एक ब्लॉक का ये वाला का लेंथ होता। तो मैं बोलूँ अगर एक जनरल ए और एक बी है तो b माइनस ए लेंथ होगा, जितना में डिवाइड करना है, जितना ब्लॉक चाहिए उतना नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे, मान लो 15 चाहिए तो 15 पुट कर दो, 20 है तो 20 पुट कर दो, तो एक ब्लॉक का लेंथ मिल जाता, तो डेल्टा एक्स मिल जाता। बट मैं बोल रहा हूँ कि आपका ना पूरा कर्व का एरिया चाहिए आपको निकालना है, क्या चीज़, पूरा का एरिया अंडर द कर्व मैं लिख रहा हूँ, मतलब अंडर मतलब इसके अंडर, इसके नीचे, तो ये वाला एरिया चाहिए आपको पूरा। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार हम ना इस इतना नहीं लेंगे एरिया, हम क्या करेंगे ना एकदम पतला सा स्ट्रिप लेंगे, छोटा सा लेंगे, तो उस वक्त हम ये बोल देंगे कि ये जो है ना
ये जो है ना इस तरीके का चीज़ था, ये कांस्टेंट ये हो जाएगा, इसको हम रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और हम ये बोल देंगे कि अब जो ये है ना डेल्टा एक्स जो है ना वो क्या हो गया है? डी एक्स हो गया है। क्या हो गया है? मतलब ये डेल्टा एक्स बड़ा नहीं बल्कि बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ अब क्या हो गया है? बहुत छोटा हो गया है। तो अब मैं अगर ये एक एलिमेंट का अगर एरिया का बात करता, ये जो ए लिख रहा हूँ ना एक ब्लॉक का है, एक एलिमेंट का है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो आप बोलते कि इसका एरिया वाई होता, यहाँ पास का वाई, ठीक है, और यहाँ पास का लेंथ डी एक्स। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ना पूरा करना था, तो सारे को जोड़ते ना, ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, सबको अगर जोड़ते तो ये जो ए है ना ये असल में ए नहीं डी ए है। ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट का है तो ये डी ए हो जाएगा। पूरा का आपको इंटीग्रेट करना होता तो आप क्या करते? इंटीग्रेशन लगा देते। ठीक है, तो आपको ये क्या दे देता? y क्या है? एफ ऑफ एक्स है, डी एक्स कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। तो ये क्या हो जाता? अब डी ए क्या हो जाता? कैपिटल ए हो जाता। समझ रहे हो बात होगा आप? ये डी ए क्या हो जाता? कैपिटल ए हो जाता। मतलब एरिया क्या हो जाता? कैपिटल ए। टोटल एरिया क्या आ जाता? ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ जाता। तो ये क्या है? एरिया अंडर द कर्व है, यही एरिया है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था, फील दिला रहा था कि यार डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है ना वो एरिया अंडर द कर्व ही देता है कोई भी फंक्शन का। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर थोड़ा सा फील करा देता हूँ कि ये चीज़ वैलिड होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल देता हूँ और दिखाता हूँ एरिया अंडर द कर्व कैसे होता है। मान लो आपको मैं बोलूँ आप ना y बराबर एक एक्स फंक्शन है, ठीक है, तो आप ना इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ y करना है dx के रिस्पेक्ट में, और x कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 4 तक है। इस तरीके से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो मैं ना क्या करूँ, y क्या है? y तो x ही है ना, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं ना इसका इंटीग्रेशन ना ग्राफ से भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। देखो y बराबर क्या है? x है, ये y है, ये x है, तो y बराबर x का लाइन आप ड्रॉ करो। ये y बराबर x है, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 4 तक, मतलब 1 से लेकर 4 तक आपको करना है इंटीग्रेशन। तो मैं इंटीग्रेशन नहीं करके डायरेक्ट मैं यहाँ से ग्राफ से आसानी से एरिया निकाल लेता हूँ। इसका इंटीग्रेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और लिमिट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो चूँकि y बराबर x वाला लाइन है ये, तो ये जो अगर x 1 है तो y भी 1 होगा, अगर x 4 है तो y भी क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx है ना 1 से 4, तो एरिया अंडर द कर्व होता है। तो बेसिकली यही वाला एरिया चाहिए आपको। ठीक है, ये एरिया चाहिए आपको। तो ये क्या है? देखो ना, ये जो एरिया है ना ये एक दो चीज़ से, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये क्या है? 4 है, तो ये A1 है और ये A2 है। तो A1 क्या हो जाएगा? 3 × 1 लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 × 1, और A2 क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है? 3, और हाइट भी कितना है? ये भी 3 है, हाइट कितना है? 4 - 1 3, ये भी 3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या आ गया? 9/2। तो टोटल एरिया क्या है? A1 + A2, मतलब 3 + 9/2। ठीक है, 6 9 15/2 आंसर, मतलब 7.5 एरिया है इसका। ठीक है, मैं यूनिट मीटर में ले रहा हूँ तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये लेंथ मैंने x मीटर में है, y भी मीटर में। तो यही
15/2 मीटर, 15/2 किससे आया? एरिया अंडर द कर्व से आया, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा कि इंटीग्रेशन से भी वही आता। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता? x²/2 होता, ठीक है। और इसका हम लिमिट पुट करते हैं 1 से लेकर 4 तक, तो 1/2 को बाहर कर दो क्योंकि x यहाँ जाएगा नहीं, तो इस सिंपली 4² आता। तो 4 का स्क्वायर माइनस क्या आता? 4 का स्क्वायर, 4 यहाँ गया और 1 का स्क्वायर, तो 1/2 16 माइनस 1 15/2। यहाँ से भी 15/2, यहाँ से भी 15/2, ठीक है। अभी आपको लग रहा है यार तो यही तो ज़्यादा आसान है ना। बहुत बार ग्राफ जो है ना काफ़ी काम को आसान कर देता है। मैं समझा रहा था इसलिए ये चीज़ अभी तो आपको थोड़ा सा लंबा लग गया, बट आप ना ट्रापीजियम से भी इसको देख सकते थे। ये ट्रापीजियम था तो ये तुरंत आपको निकल जाता, ठीक है। तो ये मैंने इंटीग्रेशन आपको अच्छे से बताया, 4 चीज़ मैंने बताया, और इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसके क्वेश्चंस को ज़रूर हैंडल करना। इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ये मैंने अभी एलिमेंट वगैरह लेकर दिखाया नहीं, आगे फिजिक्स में कैसे एलिमेंट लेते हैं, डी है ना, वो एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वो आगे भी फिजिक्स में काफ़ी आएगा, तो वो चीज़ मैं बता दूंगा आगे। और जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप ज़रूर मेरे से पूछें कमेंट बॉक्स में कि भैया यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है आप ज़रूर पूछें, ठीक है।